देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा सर्कल के केस में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कोड, है ना। और उसका इक्वेशन भी लिखा था, क्या था इक्वेशन? नहीं, x cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस y बीटा अपॉन 2 माइनस सॉरी इक्वल्स टू a cos, है ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट देखेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या है कि इसका पैरामीट्रिक पॉइंट कुछ और है, जैसे कि 80 स्क्वायर 280 है, जबकि उसमें जो पैरामीट्रिक पॉइंट लिया गया था क्या था? r cos अल्फा r sin अल्फा, एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट बीटा के फॉर्म में था, करेक्ट ना। तो पाराबोला जो है आपका स्टैंडर्ड ही लिया गया है। पाराबोला का इक्वेशन जो है वो आपका है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, करेक्ट ना। तो कोड के लिए आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मान लेते एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इस साइड में मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को a बोल देता हूं, तो a का तो कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा, तो वो मैं लिख लिया 81 स्क्वायर 28t1, ये पॉइंट a हो गया और ये पॉइंट b हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट है at2 का होल स्क्वायर 2at2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। माइनस, कहां माइनस होगा? सोच लो। माइनस क्यों? T2 के बारे में आपको जानकारी है क्या? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट। तो ये हो गया। अगर आप स्लोप जानना चाहेंगे, कोड का स्लोप, तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ कोड। तो अगर आप स्लोप देखेंगे कोड ए बी का, तो वो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो लिखें, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन t1 प्लस t2। जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि आप इसका स्लोप लिखना चाहेंगे, स्लोप ऑफ कोड ए बी, तो लिखेंगे ना 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन दिस माइनस दिस, तो लिखेंगे a2t2 का होल स्क्वायर माइनस a t1 का होल स्क्वायर। एक कॉमन लेके कट जाएगा, एक कॉमन लेके इससे कट जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1, और नीचे बनेगा t2 का होल स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? t2 माइनस t1, तो कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा स्लोप। लेकिन बात है किसका? अभी कोड का इक्वेशन लिखना है। तो कोड का इक्वेशन लिखने के लिए कोड का स्लोप पता है, और एक पॉइंट तो छोड़िए, आपको दो पॉइंट पता है, आप लिख सकते हैं ना कोड का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड ए बी कितनी है? 2a t1, और फिर स्लोप 2 अपॉन t1 प्लस t2 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? a t1 का स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, y इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को साइड ले जाते हैं तो आपको दिखेगा 2x t1 प्लस t2, और ये वाला इससे मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस 2a t1 का स्क्वायर t1 प्लस t2, और ये वाला भाई साहब इस साइड चला जाएगा प्लस 2a t1।
तो यहां से आ गया y इक्वल्स टू 2x t1 प्लस t2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा -2a t1 का स्क्वायर प्लस 4a t1 का स्क्वायर प्लस 2a t1 का होल स्क्वायर, ये वाला इससे मल्टीपल होगा, और 2a t1 t2 है ना, यहाँ प्लस माइनस। यहां तक लिखिए इक्वेशन ऑफ कोड। इक्वेशन ऑफ कोड का इक्वेशन जैसे आप देख रहे हैं y इक्वल्स टू 2x अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 इंटू t2 t1 प्लस t2 है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, या आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, t1 प्लस t2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो कितना आएगा y t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज। इक्वेशन ऑफ कोड है ना, तो ये एक छोटा सा इक्वेशन, आप इसको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। कभी कभी कोड का इक्वेशन का आवश्यकता पड़ेगा और उस समय तुम ढूंढने के लिए जाओगे कोड का इक्वेशन, अगर ये डायरेक्ट मिल जाए आपको तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो ये सब ड्राइव करना पड़ेगा है ना। तो कुछ कुछ चीजें अगर आपको याद है तो ये बेहतरीन है ना। फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फार्मूला ही याद करके पेपर में बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा है ना। ऑनर तुम हो, फार्मूला असिस्टेंट है ना, तो वो तुमको असिस्ट करेगा कभी कभी, मेन तुम्हारा दिमाग है उसी से काम होगा। करेक्ट। अब देखो, अब इसी में नोट करके लिखिएगा, ये लिख लिए ना इक्वेशन कोड लिख लिए, अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखिएगा, लिखो इफ कोड पासेस थ्रू, नोट का फर्स्ट पार्ट है इफ कोड पासेस थ्रू पॉइंट c, 0 है ना। तो देखो c जो है c, 0 कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए पैराबोला आपका जिसकी इक्वेशन कितनी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। जैसे आपने देखा कि ये कोड इस तरह से पास किया, करेक्ट ना, तो ये a हो गया पॉइंट, ये b हो गया। अभी बोला जा रहा है कि किसी खास पॉइंट से वो पास कर रहा है, कहने का मतलब दैट इज फिक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का कोई फिक्स पॉइंट है, उससे पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट तुम्हारा यहां पे कोई पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्या फिक्स पॉइंट को हम फिलहाल एफ से डिनोट कर दे रहे हैं, एफ है और वो किससे पास कर रहा है, c, 0 से पास कर रहा है। तो उस समय कंडीशन क्या बनेगा है ना। तो जैसे जैसे अभी आपने देखा कि इस कोड का इक्वेशन क्या निकल के आ रहा था, y इक्वल्स टू 2x अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 अपॉन
यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यही आ रहा। अगर इस वाले में अगर आप क्या करेंगे, x की जगह c पुट कर देंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे, करेक्ट ना, तो क्या निकल के आएगा, जब आप पुट करेंगे इसके जगह x की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह c पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी क्या निकल के आएगा, मैं यहां पे रख देता हूं, y की जगह 0, 2c t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसको उठा के साइड फेंक सकते हैं और यहां से आ जाएगा a t1 इंटू t2 इक्वल्स टू माइनस c, ऐसा यही आएगा ना, चेक कर लो, है ना, यही आएगा। या c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसी में अगर दूसरा लिखे, इफ कोड पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास कर रहा हो, जैसे कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, अगर a,0 से पास कर रहा हो तो क्या बनेगा, तो अभी c के जगह अपन क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, a रख सकते हैं ना, तो यहां पे a रखेंगे तो ये a और a से कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट ना, ये बात समझ में आ रहा कि नहीं यार। तो उस समय t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मान के चलिए ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y² इक्वल्स टू 4ax, और ये मान के चलिए कि एक क्या फोकल कोड, वो ऐसा कोड जो कोड से पास करता हो, सॉरी ऐसा कोड जो फोकस से पास करता हो, ये क्या है आपका फोकल कोड, ये क्या है आपका फोकल कोड, ऐसा कोड जो फोकस से पास करता हो, 1,0 से पास करता हो, और आपका इनका एंड पॉइंट जानने की उत्सुकता है कि आप इस एंड पॉइंट को कैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि चलो इस पॉइंट को कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, a_t1 का स्क्वायर 2a_t1, तो अभी आपको इसी पॉइंट को मानने के लिए आप इस पॉइंट को मानते थे, क्या मानते थे, अभी कभी लिखा था a_t2 का होल स्क्वायर 2a_t2, तो अभी कितने वेरिएबल दिख रहे थे, 2 लिख रहे थे ना, तो अभी आपको t2 नहीं लिखना है, t1 के फॉर्म में ही लिख सकते अपन, क्योंकि t2 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, t2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 अपॉन t1, तो यहां पे अपन t2 ना लिख करके t1 से ही काम चला सकते हैं, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका a t1 का स्क्वायर और -2a t1, कुछ नहीं किया, t2 की जगह लिख दिया -1 अपॉन ta1, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये किसके लिए है, ओनली फोकल कोड के लिए है, अगर फोकल कोड का इन पॉइंट्स लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन है, इफ पॉइंट at² द एक्सट्रीम एंड ऑफ द फोकल कोड, तो अभी आपको लगता है ना कि फोकल कोड बनाना पड़ेगा, और पैराबोला कैसा है, स्टैंडर्ड है हमेशा की तरह, y² इक्वल्स टू 4x, फोकल कोड ऐसा कोड जो कहां से पास करता हो, फोकस से पास करता हो, तो फोकल कोड कहलाएगा, जिसका एक्सट्रीम इंड, कितने इंड होंगे, 2 इंड होंगे, एक इंड दे के रखा है, वो क्या है तुम्हारा at² 280, करेक्ट ना, और जो दूसरा इंड है वो ये वाला है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हो कोई,
इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएंगे? जैसे कि मान लो कि ये देके रखा है, तो इसके हेल्प से मैं इधर लिख सकता हूं। कैसे? जैसे कि मैं इसको लिख दिया ऐसे करके, 80 डैश का होल स्क्वायर, या मैं इसको 81 का लिख देता हूं, 81 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, 281। तो एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर ये फोकल कोड होगा तो अभी पता था T1 इंटू T2 इक्वल टू कितना होगा? -1 होगा। यहां पे T और T1 है तो मैं लिख देता हूं T इंटू T1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 अपॉन T आ गया ना। तो ये T1 ना लिख करके मैं T के फॉर्म में ही लिख सकता था। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और T के फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखा था? T1 के जगह रख देता क्या? -1 अपॉन T। तो क्या बन के आएगा? 1 अपॉन T स्क्वायर बन के आएगा। और यहां पे T1 की जगह रख देंगे, जैसा अभी मैंने प्रूव किया था फॉर्मूला लिखाते वक्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे किसका लेंथ पूछा गया? लेंथ ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड का लेंथ, AB का लेंथ, इसको भी पढ़ा है। ये तुम्हारा M और ये तुम्हारा N है। यहां नहीं होगा, यहां होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा ये है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से यहां तक का लेंथ 80 स्क्वायर और ये वाला लेंथ A। तो कितना आ गया? 80 स्क्वायर और NB का 80 स्क्वायर प्लस A अपॉन T स्क्वायर प्लस A। तो टोटल मिलाकर आ गया 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2A। यही ना? यहां से अपन A कॉमन ले लेते हैं तो क्या दिखेगा? T स्क्वायर 1 अपॉन T स्क्वायर प्लस 2। ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर? T प्लस ऑल कोड ऑफ parabola y square equals to 4x subtending right angle at vertex and passes through a fixed point। ये प्रूव करना है। पहले parabola बनाइए, फिर आप में उसको आप उसमें एक कोड ड्रॉ कीजिए। parabola में कोड ड्रॉ कीजिए। कोड ड्रॉ कर सकते हैं ना? कोड को ड्रॉ कीजिए। इस तरह से कोड ड्रॉ करना है कि वो कितना एंगल वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड करे? 90 डिग्री करे। इसका भी ध्यान रखा जाए। तो डायग्राम बनाए। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कोड हो गया, करेक्ट ना? ये कोड हो गया और ये कोड कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? ये वाला एंगल 90 बनाए, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री बन गया। अब जो है आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मान लेते हैं ये लाइन जो तुम्हारा L1 इक्वल टू 0 है और ये लाइन आपका L2 इक्वल टू 0 है, और यही दोनों लाइन क्या है? कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, करेक्ट ना? अच्छा, मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ कोड इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें किसी को दिक्कत?
नहीं ना, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस कर्व को होमोजीनियस बनाओ, है ना, बनाओ, इतना करो। होमोजीनियस बनाने के लिए बताया था ना, बनाइए। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आप टू मेक वाई स्क्वायर फॉर एक्स होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y आप यहां से लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन सी इक्वल्स टू 1। इसको उठा के इधर ले आया, सी को भेज दिया, तो ये 1 डिग्री बन गया, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस एम एक्स अपॉन सी, है ना। अब होमोजेनाइजेशन हम लोग कर लेते हैं। तो y स्क्वायर 4ax, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का बन जाएगा। इधर तो डिग्री 2 है ही, ये तो बहुत छोटा है, जबकि हम लोग बड़ा बड़ा इक्वेशन को होमोजेनाइजेशन किए हैं, करेक्ट। तो यहां से मैं अभी इसको थोड़ा सा कायदे से लिख देता हूं, y स्क्वायर 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, अपॉन सी भी है ना, मैं 2 लिख दिया, कितना आ जाएगा 4a। अच्छा ये सब झंझट नहीं भी करेंगे चलेगा। अच्छा अब मैं आप लोग से जानना चाहता हूं ये किसका इक्वेशन है, ये होमोजेनियस करने के बाद किसका इक्वेशन बनता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही ना, ये L1 और L2 का इक्वेशन है कि नहीं है ना। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। और ये दोनों लाइन कैसे हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 का, तो इसके लिए कंडीशन पढ़ाया था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पे मैं लिखूंगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a, और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई, तो दोनों का सम 0 होगा। तो यहां से क्या करते हैं, कोफिशिएंट एक्स इधर से बनेगा, 4x इससे मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो बन जाएगा आपके पास कितना, 4am अपॉन सी, यही बनेगा ना। और उधर से कितना है आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना, यही आएगा। अब देखो यहां से 4am की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी के बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यही लाइन है ना, है ना। अब इस लाइन में सी के जगह वो चिपका दे 4am, चिपकाइए सी के जगह, सी के जगह एक्चुअली माइनस 4am आएगा। अब लिख लो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, फ्रॉम 1 एंड 2, मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स माइनस 4am। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको उठा के साइड ले आता हूं और m को कॉमन ले लेता हूं, माइनस m कॉमन लेने के बाद इतना ही बनेगा ना, थोड़े इसमें आपको 2 लाइन दिख रहा है क्या, ये फैमिली ऑफ लाइन 1 है जी, इसमें 2 लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक से देखो, एक ये आपका हो गया, ये हो गया आपका L1, और ये क्या हो गया आपका L2। फैमिली ऑफ लाइन की क्वेश्चन ऐसे लिखा थी ना, L1 प्लस लेमडा L2, तो यहां पे लेमडा की जगह क्या लिखा है, माइनस m लिखा, करेक्ट ना। तो 2 लाइन आपके पास आ गया, एक लाइन आ गया x इक्वल टू 4a, दूसरा लाइन क्या आ गया y इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस है, करेक्ट ना। तो यहां से अगर फिक्स पॉइंट देखा जाए तो क्या आएगा, सॉल्विंग L1 इक्वल टू 0, ये कैपिटल L1 लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल n की इक्वेशन ये अलग है, ये यही है ना। एक आ गया L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4a और y की वैल्यू आएगी 0, और फिक्स पॉइंट क्या आएगा,
ये बहुत हार्ड है क्या? बहुत आसान है ना। लेकिन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ेगा उसको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वहीं पे इसके बारे में डिटेल से बातचीत की गई थी। चलिए लाइन एंड पैराबोला पढ़ने वाले। तो लाइन और पैराबोला के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? मैं पैराबोला के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेता हूं, पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x मैंने ले लिया। अब मैं लाइन ले लेता हूं। लाइन ऐसा हो सकता है कि वो ना तो टच करे ना ही कट करे और आउटसाइड से पास कर जाए, ये तो कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइन इसको आराम से आए और किसी एक पॉइंट को कट करे, कहने का मतलब टच करे, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर ये टच कर जाएगा तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या स्पेशल नाम देते हैं? वो लोग ऐसी लाइन के लिए हम लोग लिखते हैं टेंजेंट। कोई दिक्कत नहीं। और अगर लाइन आए और उसको क्या करे? कट कर दे, पैराबोला को कट कर दे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो सिकेंट हो गया। ये लाइन क्या हो गया आपका? सिकेंट हो गया। और ये तो नाइदर टेंजेंट, इतना बार आ चुका है और इतना बार हम रिपीट कर चुके है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इनके इक्वेशन के तरफ चलते हैं। अब लाइन की बात हुई है, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग अगर मानना भी होता है तो आसान वाला इंटरसेप्ट स्लो फॉर्म फेमस है। मानने का हम तो ax प्लस बी वाई प्लस से भी मान लें, लेकिन उसमें 3 कांस्टेंट आ जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। मानने का हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, वहां भी 3 वैल्यू, लेकिन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें 2 ही कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग जनरली इसको प्रीफर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन, एनी लाइन का इक्वेशन एम एक्स प्लस सी, करेक्ट ना। तो मान लेते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन है वो आपको दे के रखा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कर्व जो कि आपका कोनिक है ना, कर्व जो s है वो उसका इक्वेशन देके रखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सर्कल के केस में मैंने एक सर्कल लिया था। अगर स्लोप फॉर्म में बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन क्या लिया था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बोला था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होगा सर्कल पे तो c के लिए कंडीशन निकल के आता है, याद है? प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पे देखते हैं कि c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वो तो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा क्या आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग वही बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों कर्व को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे y की वैल्यू mx प्लस सी है, यहां चिपकाने वाले। सॉल्व करने का मतलब किसी एक वेरिएबल को हटाना है, तो हटाएं, तो यहां पे y की जगह मैंने लिख दिया mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहां से आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x और 2 कॉमन लेते हैं, तो कितना बनेगा? mc माइनस 2, यही बनेगा ना जी, 2a बन जाएगा, करेक्ट। और यह बन जाएगा 2x, या 2 नहीं भी कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको उठा के इस साइड ले आया और x कॉमन ले लिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसको साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, 2mc माइनस 4a x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 3 वैल्यू हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट के 3, देखिए यहां से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं।
देखो डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया तो सोल्यूशन नहीं आएगा ना, तो उससे केस में क्या हो जाएगा, नाइदर टेंजेंट नॉट सेकेंड। फिर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इसमें जो वैल्यू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 x2, जो इसके रूट्स निकल के आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसके दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू मैं बोल देता हूं x1, दूसरा वैल्यू क्या हो गया x2। तो इस वाले केस में x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, है ना। और इस वाले केस में d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगे x1 बाय x2, है ना। तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब फर्दर देखते हैं कंडीशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c टू बी ए टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे, करेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कंडीशन को उठाना पड़ेगा, d इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो d की जो वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म 2mc माइनस 4a, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या आ गया आपका, c आ गया। जब मैं इनको ओपन करूंगा तो कितना आएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा 16a स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 16 a m c माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें किसी को दिक्कत तो बताओ। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। जब कैंसिल आउट हो गए और यहां से निकल के आ गया 16 a स्क्वायर इक्वल टू 16 a m c, ये 16 भी कट गया, और a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता इसलिए मैं इसको भी काट सकता हूं। तो क्या निकल के आ रहा है, a इक्वल टू एम सी, और c का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गया, a अपॉन m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही आसान आपको निकल के आया। c का वैल्यू क्या होगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c को अगर टेंजेंट बनना है तो c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये वाला a अपॉन m, है ना, a अपॉन m होना पड़ेगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो मैं लिख दिया कंडीशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c बी द टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बात होगी, बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ये बात तो सही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या होगा, फिर उसके लिए अलग से याद करना पड़ेगा, इसी में कुछ कर लेंगे। अच्छा, y स्क्वायर माइनस 4x के लिए क्या आएगा, यहां क्या करेंगे, बोलो। देखो ये किसके लिए था, इधर ध्यान दो, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर y इक्वल टू 4x के लिए होगा, अगर आपसे लिखना होगा y स्क्वायर माइनस 4x के लिए, है ना, तो वो जो माइनस आएगा उसको a के साथ एसोसिएट कर देंगे, और जहां जहां a है वहां क्या लिख देंगे, माइनस है, काम खत्म हो गया, नेगेटिव वाला सारा खत्म हो गया। अब परेशानी किसके साथ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, बात समझ में आया कि नहीं, जहां x है वहां y, लेकिन फिर m स्लोप नहीं रह जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि आपसे पूछा गया कि चलो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, वह मैं से नोट करके लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना,
तो ये किसके लिए लिखे आप ध्यान रखिएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिखे हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन जहां y है वहां क्या जाएगा x, क्योंकि हमने क्या किया है, जहां पे y था वहां x रख दिया, जहां y होना चाहिए, जहां x होना चाहिए तो वहां मैंने क्या रख दिया, y रख दिया। इससे कंपेयर करेंगे तो हम भी टेंजेंट को वही करेंगे। क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे x इक्वल टू, लेकिन ये m स्लोप नहीं है, इसलिए मैं इस m को कुछ देर के लिए क्या बोल देता हूं, m डैश बोल देता हूं। स्लोप तो वो होता है ना, किसी लाइन का स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा तुम देखोगे तो आएगा 1/m डैश। टेंजेंट लिखने का ऐसा लिख लेंगे, लेकिन इस लाइन का जो स्लोप निकालना होगा तो बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि कोई भी लाइन की निकालते, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, 1 है, और इसको उस साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस m डैश y आएगा ना, तो कोफिशिएंट y कितना आएगा, माइनस m डैश। तो माइनस माइनस 2 हो गए, प्लस हो गया, तो क्या लिखा, 1/m डैश। अब इसी में बहुत सारा बुक क्या करता है, एक चार्ट बनाता है, उसमें कितने पाराबोला लिखेंगे, 4 क्या, और 2 ठो था एक्स्ट्रा वाला ना, जिसका h कोमा के वर्टेक्स था 6, वो 6 को लिख करके तुम्हारा दिमाग को इधर उधर करते रहेगा, इसका ये कीजिए उसका कीजिए, कुछ नहीं करना है, एक यही रखना है, और जैसे आएगा तो इसी में कुछ जुगाड़ करके वहां तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि पहुंच गया। एक जुगाड़ क्या होगा, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्या था, 4ax, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इस माइनस को किसके साथ जोड़ देना है, a के साथ जोड़ देना है, और चालाकी दिखाना है। लिख लेंगे y इक्वल टू mx, और जहां पहले प्लस a लिखते थे वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस a लिखेंगे, क्योंकि a की जगह माइनस a आ गया, खत्म। इसके लिए अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है ना। बोलिए, अगर इसको स्लोप के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे m, यहाँ पे 1/m डैश से क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना x, और m डैश की जगह क्या लिखेंगे, 1/m, और यहाँ पे m डैश के बदले क्या रखेंगे, 1/, तो m स्क्वायर नहीं बन गया, am बन गया, और ये मल्टीप्लाई हो तो m स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से करना है, ठीक है ना, जुगाड़ लगा कर। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, लेकिन उससे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म वाला देख लेते हैं। देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at a point x1, y1 on parabola y square equals to 4ax। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, तरीका बिल्कुल चलिए कहां पे बोला गया है, फिलहाल तो अभी मेरा क्या स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट x1, y1 पे, वही करना है। इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू 0, क्या होगा, t इक्वल टू 0। अगर इस पैराबोला के लिए देखा जाए तो बहुत ही आसान है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, y1 से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2, तो क्या बन जाएगा, 2ax प्लस x1। इसको तो कोई याद नहीं करता, बस इसी को याद रखता है ना, तो फालतू है, हर एक पैराबोला के लिए चेंज होते रहेगा। तो हम लोग क्यों ना इसी को ध्यान रखें, और ये लिखना
काफी ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आपको रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से, वाई को वाई प्लस वाई अपॉन टू से, और x इंटू वाई को, क्योंकि अब पैराबोला के केस में आपको x इंटू वाई भी देखने को मिल सकता है। तो अब इसके लिए तैयार रहिएगा। x इंटू वाई को आप रिप्लेस करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन स्लोप फॉर्म है ना, लिख लीजिएगा इन स्लोप फॉर्म। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्कल में भी कैलकुलेट किए थे, याद है कि नहीं है? प्लस माइनस ए एम अपॉन रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, और माइनस प्लस था ए अपॉन रूट अंडर, लेकिन वही मेथोलॉजी जो मेथोलॉजी यूज किए थे वही मेथोलॉजी हम लोग यहां यूज करने वाले है ना। तो देखो क्या है आपके पास एक पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। किसकी इक्वेशन हो गई? टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो टेंजेंट ये आपका हो गया, मान लेते हैं P पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिया बताएगी टेंजेंट का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म बताइए क्या होता है? बगल में बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इक्वल्स टू mx। अभी तो पढ़ाया, बोला याद करने के लिए, इतना बार ब्रैकेट में लिखा a अपॉन m। ये क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन, अभी तो वही मिक्स को अभी हम दूर करना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म अभी भी पढ़ा। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया वाई वन से, और एक्स को रिप्लेस कर दिया। ये दो ही टाइप पढ़े ना अभी तो कोई तीसरा टाइप नहीं पढ़े, यही दो टाइप पढ़े ना। तो 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लें 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। लाइन क्या है? लाइन कुछ नहीं है, टेंजेंट है ना, सेम टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो y1 का कोफिशिएंट है, और यहां जो y का कोफिशिएंट है y1, और जो यहां y कोफिशिएंट है, इसका रेशियो, जो यहां पे x का कोफिशिएंट है कितना है? 2a, और यहां जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो, ये इक्वल होंगे ना। तो मैं वही करने वाला हूं। पहले यहां पे मैं लिख दे रहा हूं y1 का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट कितना है? y1, और यहां y कोफिशिएंट कितना है? 1। यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? m। चलो इस साइड लाओगे तो माइनस m, लेकिन दोनों अभी राइट हैंड साइड ही है ना, इसलिए मैंने वैसा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो अभी मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है? 2a है, और यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? m है। यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 2a x1, और यहां पे कितना है? a अपॉन m। तो यहां से क्या y1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y1 का वैल्यू निकल के आएगा कि नहीं आएगा? y1 कितना आ गया? 2a अपॉन m। और अगर x1 का वैल्यू निकालना चाहिए तो नहीं निकल के आएगा? इसको उठा के इधर फेंक दें। अगर तुम देखोगे यहां से तुम्हारे पास जो x1 की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा, ये 2 भी कट गया, तो 2
टू कट गए और यहां से आ गया a अपॉन एम स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगा वो आएगा x कोऑर्डिनेट a अपॉन एम स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट टू ए अपॉन एम। यहां तक लिखिए। तो ये समझ में आ गया ना कहां पे टच करेगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका क्या होगा, स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम। ये आप याद रख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा नोट की तरफ बढ़ते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि आपके पास मैंने अभी बताया था इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अगर कर्व आपका क्या है एक्स इक्वल टू 4ay, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म कैसे दिया जाएगा, हम लोग याद रखे हुए y स्क्वायर इक्वल टू 4x से क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू m डैश y a अपॉन m डैश। बहुत ही आसान है, लेकिन स्लोप जो है टेंजेंट का वो m डैश नहीं है, स्लोप वो है आपका m और उसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन m डैश। अगर रिप्लेस करेंगे इसको इनसे, है ना, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या दिखेगा, x इक्वल टू m डैश की जगह क्या दिखेगा 1 बाय m दिखेगा। तो लिख सकते हैं y अपॉन m और यहां पे m डैश 1 अपॉन m डैश m रिप्लेस करने वाले am दिखेगा, करेक्ट ना। और अगर मैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो mx लेफ्ट और राइट साइड में m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा y प्लस a m स्क्वायर, करेक्ट ना। और बुक में जनरली ऐसा लिख देता डायरेक्ट y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमको उससे क्या मतलब है, हम तो यहीं से लिखेंगे, यहीं से मेरा काम हो गया ना। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा। तो जनरली बुक में ऐसा लिखता हो तुम लोग इसको याद करने के लिए मजबूर हो, तो इसको याद नहीं करना है, एक ही याद करना है और बाकी को जुगाड़ ला के लाना है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये नोट का पहला पार्ट था। लेकिन अगर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात किया जाए तो चलो ये आपका जो है क्या है, थोड़ा सा इधर मैं क्या करता हूं हटा देता हूं पोर्शन, सम पोर्शन थोड़ा सा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये मैं इसके लिए ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे कि इसका कर्व ड्रॉ किया जाए तो इसका एक्सिस किधर की तरफ होगा, y एक्सिस की तरफ होगा, है ना। मान के चलो यहां पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होगा ना जी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा यही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाल के देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकाल के देंगे, बिल्कुल इस यही वाला है ना। लेकिन उसमें अब जो है m जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, हम लिखेंगे यहां पे a m डैश स्क्वायर, है ना, और कॉमा 2a m डैश। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो ये आएगा आपके पास क्या आएगा, a अपॉन m स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे m डैश का स्क्वायर आएगा और 2a अपॉन m डैश आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और हमको पता है कि m डैश स्लोप नहीं है, तो m डैश की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन m। तो यहां से जब रिप्लेस करेंगे लिखेंगे रिप्लेस m डैश टू
1/m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका बन जाएगा इस टाइम के लिए, क्या बन जाएगा, देखो यहां पे am² और क्या बन जाएगा 2am। ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बना, क्या बन गया am² 2am बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो पॉइंट 2, अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसी के साथ लिंक है। नोट का सेकेंड पार्ट देखिएगा, नोट का सेकेंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलो कि हमेशा तुमको खूबसूरत पाराबोला नहीं मिलेगा, खूबसूरत मतलब y² = 4x, x² = 4a, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, उनका वर्टेक्स को शिफ्ट भी कर देगा, जैसे कि h, k पे शिफ्ट कर दिया गया। जैसे मान के चलो कि एक पाराबोला ये है ना, इसका वर्टेक्स कहां पे h, k है, और लेकिन इसमें भी खूबसूरती थोड़ा सा बरकरार है, क्योंकि ये जो पाराबोला का एक्सिस है क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है ना। तो थोड़ी सी, अब इसका इक्वेशन भी आप लोग को मैंने बताया था, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो कर्व का इक्वेशन क्या आएगा, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax - h। यहां तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस पाराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो भी तो लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखना होगा, तो भी दिक्कत होगा, है ना। तभी उससे क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैंने एक तरीका बताया था कि इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, है ना, इसको कैपिटल Y मान लेंगे, इसको कैपिटल X मान लेंगे, है ना, वैसा करके। अगर मैं इसको फिलहाल मैं यहां पे स्मॉल y स्मॉल x, तो लिखा तो यही लिखाएगा ना जी यहां पे। तो मैं बोला था कि जब भी इस तरह से प्रॉब्लम में फंसे तो आप इसको क्या रिप्लेस कर लेंगे, कैपिटल Y से। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ये लॉजिक है, इसको तो मैं डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन मैं आपको लॉजिक भी समझा दे रहा हूं कैसे हुआ है। तो अब क्या हो गया, पाराबोला क्या बन गया, y²। इतना नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिक कैसे मैंने क्रिएट किया। y² = 4x। अब टेंजेंट का इक्वेशन बताओ तो क्या आएगा, क्या आएगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, तुम बोलोगे ना y = mx प्लस, वेरी गुड। लेकिन अब मैं क्या फिर से इस y के जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता हूं, तो क्या दिखेगा y - k, और x से क्या दिखेगा x - h। क्या आसान नहीं है, आसान है ना, कोई झंझट हुआ नहीं हुआ ना। तो डायरेक्ट अगर ये कर्व दे के रखा है, अगर आपका कर्व जो है ये है, कर्व मतलब पाराबोला दे के जो रखा हुआ है, अगर पाराबोला आपका ये दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है, y - k का होल स्क्वायर 4ax - h। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, टेंजेंट का इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, कैसे लिखते थे, यहां पे जैसे लिखते थे ना, इसके बदले लिखते थे y, तो लिख लेंगे अपना y = कैपिटल Y, तो y - k, और mx की जगह बस क्या लिखना आपको, लिखते थे ना y mx प्लस, तो y की जगह क्या लिखेंगे y - k, और x से क्या लिखेंगे x - h, और प्लस, बोलो कोई दिक्कत, रटने की आवश्यकता है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर इसी में कर्व आपका ये हो जाए, इसका सब पार्ट देखिए, ए देखिए, दूसरा पार्ट बी देख लेते हैं। अगर कर्व आपका ये होता है, अगर पाराबोला आपका ये हो जाता है x - h का होल स्क्वायर 4ax y - k, ऐसा भी होता है ना। इसमें एक्सिस जो है किधर की तरफ हो जाता, किसके तरफ हो जाता है, y एक्सिस की तरफ हो जाता ना।
तो उस केस के लिए भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लिखते। कैसे लिखते, कैसे लिखते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x माइनस एच, करेक्ट ना। और क्या लिखते, m y माइनस के, लेकिन ये m स्लोप नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, m डैश, और बाकी जो जैसा है वैसा ही क्या लिखेंगे, है ना। अगर स्लोप पूछा जाए तो स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें देख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से क्या आ गया, -1 आ गया, और फिर लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट y कितना है, m डैश यहां दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा ना। तो फिर से वही रिलेशन आएगा जो पहले आप लोग ध्यान में रखें, जहां पे स्लोप जो होगा, तो इस तरह से आप रिलेशन ला करके काम कर सकते हैं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इस वाले केस में लिखेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इस वाले केस में पूछा गया तो बहुत ही आसान है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वैसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता था, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैं थोड़ा सा इधर में जगह बना लूं। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले क्या होता था, इस वाले केस के लिए अगर देखो तो क्या होता था, यहीं पे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिगर में लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, देखो पहले हम लोग क्या याद किए हुए थे, अगर इस केस के लिए क्या होता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आता, चलो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए अपॉन एम स्क्वायर, तुम लोग लिखना मत, रुक जाओ, और क्या था, यही ना, यही था, ए अपॉन एम स्क्वायर और 2am। इसमें ये किसकी वैल्यू है, किसके रेस्पेक्ट में, ये कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो अभी कैपिटल वाई तो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यही लिखना है ना, एक्स माइनस एच। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर है, ए अपॉन एम स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एच प्लस ए अपॉन एम स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y माइनस के किसके बराबर होगा, 2am के बराबर होगा। तो स्मॉल y की वैल्यू कितनी आएगी, k प्लस, तो बिल्कुल वही सेम है ना, लेकिन ऑरिजिन शिफ्ट होने की वजह से पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, ऑरिजिन शिफ्ट हो गया ना, ऑरिजिन कहां चला गया, h के पे चला गया ना, वर्टेक्स h के पे चला गया, तो उसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी शिफ्ट हो जाएगा ना, तो वो मैं लिख दिया। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, चलिए इसको लिखिएगा, डाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, रेडी है पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने के लिए। देखो पैराबोला वही स्टैंडर्ड क्या होता है, कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप, किसी एक पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट आपको देके रखा हुआ है, पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट देके रखा है a t स्क्वायर 2at, तो टेंजेंट तो आपका ये बन गया, आपका इसका टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, है ना, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग वही तरीका अपनाते हैं, है ना। जैसे कि आपका क्या होता था, y इंटू y1 2a x प्लस x1 पॉइंट फॉर्म में, लेकिन अभी x1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, at स्क्वायर, और y1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2at। तो हम लोग y1 की जगह क्या पुट करने वाले हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x1 y1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, at स्क्वायर, और y1 का वैल्यू कितना आएगा, 281।
तो वही तो करने वाले हैं। तो लिख लिया यहाँ पे y की जगह 2a t y और 2a x प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अपन लिख सकते हैं, और ए भी कैंसिल हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। अगर मैं इस स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप पूछूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, एम की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा 1/t। सोच लीजिए 1/t आएगा ना, तो इसमें m की वैल्यू कितनी आएगी 1/t। ये भी ध्यान रखिएगा, स्लोप जो होगा वो कितना होगा 1/t। एक तरीका और है स्लोप निकालने का, कर्व पे आपको भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप निकालने का एक तरीका क्या है, एक और है। x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी होती है 80 280। और स्लोप अगर कैलकुलस का यूज करें तो स्लोप की वैल्यू कितनी होती है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए, dt dt तो फाइनली कट ही जाएगा ना, तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा सजा के लिखा है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो अगर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा। अगर मैं यहां से dy अपॉन dt निकालूं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा 2a नहीं आएगा। और यहां पे देखो अगर मैं dx x को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं dx अपॉन dt लिखेंगे, और कितना आएगा यहां से 280 आएगा। और यही दोनों का रेशियो क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो लिखें यहां पे dy अपॉन dt कितना आ गया 2a और dx अपॉन dt कितना आएगा 280। तो स्लोप निकल के आ गया यहां से, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे, तो किसी भी स्लोप, अच्छा मान के चलो हम लोग जो पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में पढ़े थे, y इक्वल टू क्या था y इक्वल टू mx प्लस 1/m। यहीं पे m के जगह रिप्लेस कर देंगे 1/t से, तो पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आ जाएगा। m के जगह पर 1/t रखेंगे तो यही चीज नहीं आ जाएगा, घूम फिर के फिर यहीं पे आ जाएंगे ना। तो जैसा मन वैसा कर सकते हैं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार इनका यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके लिए लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए फिर से चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन है क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। तो एक डायग्राम देके रखा है जिसमें एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन कितनी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ए बी क्या है एक कोड है, और ए बी जो कोड है उनको डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, चूंकि ए बी जो है
ए बी तो पहले लाइन सेगमेंट की तरफ देखा जाए तो डायमीटर हो गया, और ए और बी क्या है, डायमीटर के इन पॉइंट्स भी है ना। तो ए बी जो है रिक्वायर्ड सर्कल का ए बी क्या हो गया, डायमीटर का इन पॉइंट्स है। तो इक्वेशन क्या दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इन एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इन वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा कि नहीं आएगा। और क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाना बहुत ही आसान है। इस पाराबोला करते हैं, पहले इसको निकाल लें, पहले साइड में निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इन एक्स क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इन एक्स क्या आएगा, हम लोग इस y की जगह रखने वाले हैं mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, यही आएगा ना जी। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x पर क्या होना चाहिए, दोनों के केस में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहां से कितना बनेगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। क्वाड्रेटिक इन y, क्वाड्रेटिक इन y क्या बनेगा, यही जो हम लोग बनाए थे, यहां पे जो है हम लोग क्या करने वाले, x जगह ये पुट करने वाले, तो y स्क्वायर माइनस 4a और x जगह पुट करने वाले y माइनस सी अपॉन m इक्वल टू 0। अभी यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे m स्क्वायर के x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल है, m स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, m y स्क्वायर माइनस 4a y माइनस सी इक्वल टू 0। अभी दोनों डायरेक्ट को जोड़ देंगे तो नहीं होगा, कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है कितना, m स्क्वायर है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, m स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं m से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इन x और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इन y। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तब सर्कल का इक्वेशन अपीयर होगा। तो अभी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। तो अभी अपन लिख लेते हैं m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax, ये क्वाड्रेटिक इन x हो गया। फिर क्वाड्रेटिक इन y यहां पे लिख लेते हैं m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4am सी नहीं है वो ब्रैकेट है, y माइनस सी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया सर्कल का। हो गया। चलो क्वेश्चन है, ए सर्कल इज डिस्क्राइब whose center is vertex and whose diameter is 3/4 of latus rectum of parabola y square equals to 4ax. Prove that common chord of circle and parabola bisect the distance between vertex and the focus. पहला काम आप लोग parabola ड्रॉ कीजिए, कर लिए, y square equals to 4ax, फोकस दिखाइए, फोकस क्या होगा a, 0, कर लिया। यहां तक तो सभी कोई कर लिए होंगे। आप लोग क्या किए होंगे, पाराबोला बना लिए होंगे, फोकस भी ड्रॉ कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस, है ना। आप लोगों ने डबल ऑर्डिनेट भी बना लिया होगा, जो डबल ऑर्डिनेट बना लिया होगा जो फोकस से पास करता होगा, और उसी का नाम क्या, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम भी तुम्हारा आ गया, वेरी गुड। अब क्या बोला कि ए सर्कल इज डिस्क्राइब हुज सेंटर इज वर्टेक्स, सेंटर क्या, सेंटर इज वर्टेक्स, एंड हुज डायमीटर इज, जिसका डायमीटर क्या है, किसका है, 3/4 ऑफ लेटस रेक्टम। हम जानना चाहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, और तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, ठीक से, डायमीटर्स ऑफ सर्कल 3a होगा ना जी। क्वार्टर समझ में आता है, क्वार्टर
हाँ, तो कितना होगा 3/4? थ्री आ गया ना, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना आएगा? रेडियस कितना आएगा? रेडियस आर बोल देते हैं। हो गया ना। एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर कहां पे हो? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पे? ओरिजिन पे। और रेडियस कितना हो? 3a/2। इतना ड्रॉ करो। समझ में आया? तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। सेंटर तो पता है, तो क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। ये आ गया ना। ये तो बहुत वेरी गुड, ये सर्कल आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? प्रूव दैट द कॉमन कोड। फिर से आ गया कॉमन कोड। एक सर्कल होगा ना जी, कॉमन कोड भी तो होगा। तो कॉमन कोड कैसे निकालेंगे? ओ, बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, ये a/2 है, तो यहां पे कितना आएगा? 3/2 लगभग यहां पे होगा ना। तो एक सर्कल बनाना है जो कि इस तरह से दिखे, है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा आपका? ये देखो, ये तुम्हारा तो 1,0 हो गया, और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तुमको? और कॉमन कोड क्या होगा? दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा अभी? ये वाला। ये तुम्हारा हो गया कॉमन कोड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फोकस कौन हो गया? ये वाला। अब इसके बीच में कंफ्यूजन मत खा जाना। फोकस तुम्हारा ये मैं लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा लोकस है, और फोकस क्या? 1,0 वहां पे कचरा मचरा है ना। तो अभी हमको किसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा? कॉमन कोड का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना। तो लिखें कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बोलिए। सॉल्व करेंगे किसको? सर्कल एंड पाराबोला को, है ना। किसको सॉल्व करेंगे? तो उससे क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गया तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, कॉमन कोड की इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये तुम्हारा हो गया कॉमन कोड। तो लिखो, ये तुम्हारा हो गया कॉमन कोड। तो लिखो, लिखो सॉल्विंग सर्कल एंड पाराबोला वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम सॉल्व करेंगे, तुम लोग सॉल्व करोगे। यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखो 4ax, और फिर x का वैल्यू निकालो। बोलता है आप एग्जाम में हम ही बैठेंगे तुम्हारे बदले, है ना। सॉल्विंग सर्कल एंड पैराबोला, जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का जगह रखेंगे 4ax, और यहां से 9a² तो क्वाड्रेटिक बन गया ना जी। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? वैसे नहीं भी कहा तो जा सकता है।
आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है। कितनी आएगी वैल्यू बता सकते हो? 2 और y की वैल्यू आएगी, ये सब सही करो तुम लोग, बोका होगा। एक ए वैल्यू x वैल्यू a/2, दूसरा क्या आएगा -9a/2। ये तो हो नहीं सकता, होगा कौन सा? ये वाला होगा। और प्रूफ क्या करना है? कॉमन कोड क्या होगा? पैरेलल है ना, x इक्वल टू a/2 आएगा और दूसरा वाला भी क्या आएगा? x विल a/2 आ गया ना, तो यहां पे a/2 और यहां पर भी a/2, तो ये क्या हो जाएगा? इस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड बोल सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या आ जाएगा? x की वैल्यू a/2, तो बताओ x कहां पे कट करेगा? a/2 पे कट करेगा ना यहां पे। अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं तो क्या लिखूंगा? इस पॉइंट को क्या लिखूंगा? a/2, 0 यही लिखूंगा ना। तो यही तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो कॉमन कोड होगा वो वर्टेक्स और फोकस का मिड पॉइंट होगा। वही तो प्रूफ करना था, ये बोला था ना, प्रूफ दैट द कॉमन कोड ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। कॉमन कोड बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा? वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स तुम्हारा ओरिजिन हो गया और फोकस a,0 हो गया, उनका मिड पॉइंट क्या होगा? a/2, 0 ना। और ये लाइन तो वही है ना, a/2, x इक्वल टू a/2, तो बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? यही प्रूफ करना और कुछ नहीं करना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला जैसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे स्टैंडर्ड, वैसा कंटिन्यू रख रहे हैं। ये आपका पैराबोला हो गया y² इक्वल्स टू 4ax, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आप एक पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लीजिए और एक पॉइंट आप यहां सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट आप इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। पॉइंट ए हो गया a t1 स्क्वायर 2a t1, और पॉइंट बी भी लिख लेते हैं यहां पे, वो क्या हो गया t2 स्क्वायर और 2a t2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब मान लेते हैं कि ये किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये आपका टेंजेंट 1 हो गया, ये आपका टेंजेंट 2 हो गया। आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अभी किसमें इंटरेस्ट है आप? अभी हमको पॉइंट P चाहिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। प्रूफ बाद में देखेंगे, सबसे पहले याद करेंगे पॉइंट P क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट P क्या होता है वो याद करेंगे। पॉइंट P जो होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा। A t1 t2 और A t1 प्लस t2। याद रहेगा क्या रहेगा? A t1 इंटू t2 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? A t1 प्लस t2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पॉइंट P आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। याद रखने के लिए काम क्या करना है कि ये मत लिखो तुम लोग। ये जो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज a t1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेगा? इधर ध्यान दो, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, और इन सभी का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल के आएगा? a t1 t2 आ गया, करेक्ट ना? और ये जो लिखा हुआ ये वाला पार्ट, ये जो है आपका क्या है? अर्थमेटिक मीन
ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि जो भी कोऑर्डिनेट देके रखा पॉइंट और बी का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 देके रखा हुआ है, यहाँ 8 देके रखा हुआ है, तो और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 देके रखा है और इस पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट 8 देके रखा हुआ है, तो बताओ तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4 आएगा, क्योंकि 2 को 8 से ज्योमेट्रिक में लिखेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो डायरेक्ट निकल के कुछ करना पड़ा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। और आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, a इंटू T1 प्लस T2। जैसे कि मान के चलो यहां पे लिखा है, दे के रखा हुआ है 3 और यहां पे दे के रखा है -9, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, निकल के आ जाएगा। ये कितना आसान है ना। लेकिन मुद्दे की बात है, ये आया कैसे, ये आया कैसे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे T1 इक्वल टू 0। तब T1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, Ty इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t नहीं है, T1, तो लिखेंगे T1 y x प्लस ए T1 का स्क्वायर, करेक्ट ना। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया T2 इक्वल टू 0, जिसकी इक्वेशन क्या है, T2y x प्लस ए T2 का स्क्वायर, है ना। इसमें से किसी एक को शांत करना पड़ेगा। फिलहाल हम किसको शांत कर देते हैं, x को शांत कर देते हैं। 1 में से 2 को घटा दिया, 1 माइनस 2 कर लिया, तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2y। y कॉमन ले लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर तो x तो ये तो स्वर्ग सिधार गए, और यहां से क्या लिखेंगे, एक कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, तो T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, आया कि नहीं आया, बोलिए। बहुत ही आसान है ना, ये पॉइंट निकल के आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अभी इसी को अगर हम किसी एक में चिपका दें, अगर y की वैल्यू किसी एक में चिपका दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, x निकालने के लिए इसी का यूज कर लेते हैं, तो एंड x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा T1 और y की जगह ये चिपका देते हैं a T1 प्लस T2, और ये इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए T1 का स्क्वायर। तो ये जब ये वाला इससे मल्टीपल होगा तो आपके पास आएगा a T1 स्क्वायर और प्लस ए T1 T2 माइनस ए T1 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगा, बोलिए। काफी आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या आएंगे, क्या आएंगे, ए T1 T2 और ए T1 प्लस T2, है ना। और वो पहले बताया जा चुका है, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। लिख लीजिएगा यहां पर भी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये आपसे सा, और ये अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड कर दिया गया।
अगर एक क्वेश्चन हो जाता तो